दोस्तों अक्सर आपने न्यूज़पेपर में या खबरों में ये जरूर सुना होगा कि इस स्टार्टअप को इतने करोड़ की फंडिंग मिल गई, इस स्टार्टअप ने इतने मिलियन का फंडिंग राउंड रेज कर लिया। और ये सब सुनकर आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि इन सबको इतना पैसा मिलता कहाँ है, कौन इन सब में इतना पैसा लगाता है, जबकि ये स्टार्टअप्स तो प्रॉफिटेबल भी नहीं होते इतने ज्यादा और पैसे भी नहीं कमाते। फिर भी कौन इन स्टार्टअप्स में इतने पैसे लगाता है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे वीसी फंड्स, लेकिन वीसी फंड्स के पास भी इतने पैसे कहां से आते हैं कि वो इतना रिस्क लेकर स्टार्टअप्स में पैसे लगा देते हैं? और क्या इन वीसी फंड्स की स्ट्रेटजी होती है? कैसे ये लोग अपने पैसे पर रिटर्न बनाते हैं? क्या ये पूरा गेम होता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि वीसी फंड क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इनका पैसा कहां से आता है, रिटर्न कैसे बनता है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही स्टार्टअप से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि वीसी फंड यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट फंड जो होते हैं, जो इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और वो फर्दर म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी कंपनीज में, जो कि लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में, उनमें पैसा इन्वेस्ट करती है और फिर आपके पैसे पर रिटर्न बना के देती है। वैसे ही आपकी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है जो कि कुछ लोगों से पैसा लेती है और फर्दर फिर उस पैसे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है, ना कि लिस्टेड कंपनीज में। उनकी सारी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में होती है। जो नई कंपनीज आती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, जिनको पैसे की काफी कमी होती है, जिनको बैंक लोन लेने में भी काफी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से पैसा उठाते हैं, फंडिंग उठाते हैं, उनको अपना कुछ परसेंट इक्विटी स्टेक देते हैं और फिर फर्दर अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। और जब उनका बिजनेस ग्रो होता है वैसे वैसे वेंचर कैपिटलिस्ट को भी फायदा होता है। तो वीसी फर्म बेसिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं। अब समझते हैं कि इन वीसी फर्म्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं, लेकिन वीसी फंड्स में ऐसा नहीं होता। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जो है वो एक एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। उनमें जो पार्टनर्स होते हैं वो दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं, एक आपके जनरल पार्टनर्स और एक आपके लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जो फर्म के डेली वर्क्स को नहीं देखते, वो सिर्फ उसमें पैसा डालते हैं, और जनरल पार्टनर उस पैसे को मैनेज करते हैं। जैसे लेट से 10 लोग हैं जिन्होंने मिलकर एक एलएलपी रजिस्टर करी, उन 10 लोगों ने अपना पैसा उसमें लगाया और 2 जनरल पार्टनर बना दिए कि भाई आप लोग देखो इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपकी एक्सपर्टीज है, आपको पता है मार्केट में क्या कुछ स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, हमारे तो अदर अलग अपने बिजनेसेस हैं, हम उन पर फोकस कर रहे हैं और ये आप हमारा पैसा लीजिए और आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करिए। तो जनरल पार्टनर्स जो होते हैं वो उन सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर आगे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब जनरल पार्टनर्स क्योंकि ज्यादा काम करते हैं तो उनको बेनिफिट्स भी ज्यादा होते होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल, जनरल पार्टनर्स को उनकी 2 से 2.5% फीस चार्ज करते हैं वो अपनी एनुअली, जिसमें कि वो अपने आने जाने का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा सारा निकालते हैं। उसके अलावा जो वो प्रॉफिट कमा के देते हैं अदर पार्टनर्स को, उस पर वो अपना 20% चार्ज करते हैं। जैसे कि लेट से किसी पार्टनर ने 100 करोड़ रुपए लगाए और फ्यूचर में उसके 100 करोड़ रुपए उन्होंने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके लेट से 1000 करोड़ रुपए हो गए, तो उस 1000 करोड़ का 20% वो चार्ज करते हैं। उसके अलावा 2.5% एनुअली फीस तो चार्ज करते ही करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। उसके अलावा वीसी फर्म में 5 साल का हर्डल टाइम पीरियड भी होता है, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि स्टार्टअप्स एक हर साल तो परफॉर्मेंस दे नहीं सकते, लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करके दिखाते हैं स्टार्टअप। तो वीसी फर्म को 5 साल का टाइम दिया जाता है उनकी असेसमेंट के लिए कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी एनालिसिस के लिए। तो जैसे कि हमने देखा, एलएलपी में 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं। तो जनरल पार्टनर्स तो आपके ये हो गए जो आपका डेली कामकाज देखते हैं। उसके बाद लिमिटेड पार्टनर्स कौन कौन होते हैं या कौन कौन हो सकते हैं? तो जनरली लिमिटेड पार्टनर जो होते हैं आपके, वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो ऐसी वीसी फर्म में पैसा लगाते हैं जिससे कि उनका एक्सपोजर स्टार्टअप में भी आ जाए और उनसे वो अच्छा रिटर्न बना सके। उसके अलावा जो पेंशन फंड्स होते हैं
जिन फंड्स में हम पैसा लगाते हैं फ्यूचर में पेंशन के लिए, वो पेंशन फंड्स भी ऐसी वीसी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। सोवरेन वेल्थ फंड जो कि स्टेट ओन्ड या गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं, वो भी ऐसी वीसी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मासायोशी सन का जो विजन फंड था, जिस विजन फंड ने बहुत सारे स्टार्टअप जैसे कि ओयो, ओला, उबर, जोमेटो, पेटीएम जैसे बड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था, उस विजन फंड में करीब 40 to 45% पैसा सऊदी अरेबिया के सोवरेन वेल्थ फंड का था। यानी कि सऊदी अरेबिया ने उस विजन फंड में इन्वेस्ट किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं वो क्यों ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है वो टोटली ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो जब तक ऑयल का काम चल रहा है टोटली मजे कर रहे हैं वो। लेकिन ये सब लोग जानते हैं फ्यूचर में जो है सभी कंट्रीज ऑयल से अपनी इकोनॉमी हटाकर ग्रीन रिसोर्सेज पर कन्वर्ट कर रही है। तो आने वाले टाइम में ऑयल की डिमांड कम होती जाएगी। तो जब ऑयल की डिमांड कम होगी तो सऊदी अरेबिया के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो फिर वो कंट्री चलाएंगे कहां से। तो इसलिए वो पहले ही अपने जो है इन्वेस्टमेंट अलग अलग फील्ड्स में कर रहे हैं, ताकि ऑयल की जब डिमांड कम हो तो और जगह जहां से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से पैसा आता रहे और कंट्री अच्छे से चलती रहे। उसके अलावा कुछ हेज फंड्स भी इन वीसी फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको भी स्टार्टअप्स में अपना एक्सपोजर चाहिए हो, या कुछ फैमिली ऑफिसेज जो बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज होते हैं, जैसे अजीम प्रेम जी जो इंडिया में है, विप्रो के जो फाउंडर है, वो अपने फैमिली ऑफिसेज के थ्रू इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी वीसी फर्म के थ्रू इन स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो हो सकते हैं आपके लिमिटेड पार्टनर्स। उसके अलावा इस वीसी फर्म के अंडर भी काफी सारे फंड्स आते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे फंड्स होते हैं, डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स। वैसे ही वीसी फंड्स के भी अपने काफी फंड्स होते हैं जिनमें कोई भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी को अलग फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई एक फंड होगा जो सिर्फ आईटी फोकस्ड होगा, या कोई एक फंड होगा जो सिर्फ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता होगा, तो उस हिसाब से अपने अलग फंड्स भी बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि वीसी फर्म्स क्या होती है, कौन इनमें इन्वेस्ट करता है, फर्दर ये कैसे काम करती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं कि टॉप वीसी फर्म्स कौन सी हैं, क्या उनके नाम हैं, और सबसे हॉट क्वेश्चन कि जब स्टार्टअप्स पैसा ही नहीं कमाते तो ये इन्वेस्ट कैसे करते हैं, और ये वीसी फर्म कैसे प्रॉफिट अपना कमाती है। तो इंडिया में तो बहुत ज्यादा वीसी फर्म्स हैं नहीं, क्योंकि इंडिया में इतना ज्यादा रिस्क कोई लेता ही नहीं है, ये बड़ी कंपनीज भी इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। लेकिन अभी रिसेंटली ही एक दो लोगों ने अपने फैमिली ऑफिस के थ्रू या पर्सनल इक्विटी स्टेक लेना जरूर शुरू किया है स्टार्टअप्स में, जैसे कि अजीम प्रेम जी, जैसे कि मैंने बताया, विप्रो के जो फाउंडर हैं, वो अपने फैमिली ऑफिस के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। उसके अलावा रतन टाटा सर भी इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, और ज्यादा कोई खास नाम है नहीं जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हो। उसके अलावा चाइना की बहुत सारी कंपनीज थी जो कि इंडिया चाइना जो अभी रिसेंटली क्लैश हुआ था बॉर्डर पर, उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए। उसके बाद तो उनकी कंपनी यहाँ से जाना शुरू हो गई, जो इन्वेस्टमेंट थी उसको भी सेल आउट कर दिया। तो मेनली जो है यूएस की कंपनीज या फिर जापानीज कंपनीज अभी ज्यादा ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि आपकी सिकोया कैपिटल या फिर आपकी ब्लैकस्टोन, एसएल कैपिटल और आपकी केकेआर। ऐसी ये बहुत सारी कंपनी है जो कि वीसी फर्म है जो डिफरेंट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। लेकिन इंडिया में अभी ऐसी बहुत सारी कंपनीज नहीं है। तो अब बात करते हैं आपके हॉट क्वेश्चन की, जिसका कि आप सब वेट कर रहे हो कि ये स्टार्टअप्स जब पैसा नहीं कमाते तो लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, और वो कैसे जो है प्रॉफिट कमाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो ओयो है, जोमेटो वगैरह हैं, ये सब प्रॉफिटेबल तो है नहीं, फिर भी इनको करोड़ों की फंडिंग मिलती है। तो फिर इनकी वैल्यूएशंस कैसे बढ़ती है। तो बहुत सारे बिजनेसेस तो ऐसे हैं, जैसे जोमेटो का बिजनेस है फूड डिलीवरी करने का, तो वो उनका बिजनेस मॉडल हमें लगता है कि ये फूड डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन बिजनेस मॉडल है वो ये है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं किस टाइम कहाँ पे कौन सा फूड ज्यादा चल रहा होगा, और रेस्टोरेंट्स को वो डाटा वगैरह बेच के उससे पैसे कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स उस हिसाब से उन चीज को वैल्यू करते हैं, जिसके बाद जितना ज्यादा डेटा होता है उस हिसाब से उसकी उतनी ज्यादा वैल्यूएशन लग जाती है। जैसे लेट से 100 करोड़ रुपए लगाकर आज मैंने कोई कंपनी शुरू करी और कुछ डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद एक फंडिंग 200 करोड़ की वैल्यूएशन पर उठा ली, और ज्यादा डेटा इकट्ठा हो गया, या फिर जैसे ओयो है और ज्यादा होटल्स खोल लिए तो नंबर ऑफ होटल्स पर वैल्यूएशन हो जाती है, या फिर जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है तो वो जितनी ज्यादा सेल करती हैं उतनी ज्यादा वैल्यूएशन उनकी बढ़ जाती है, तो अगले लेवल पर और ज्यादा वैल्यूएशन पर फंडिंग हो जाती है। तो लास्ट में वो लोग अपना आईपीओ कर देते हैं और पब्लिक को अपने शेयर्स बेचकर निकल जाते हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल हो चाहे लॉस में हो, उनको तो प्रॉफिट हो ही जाता है। या फिर एंड में वो किसी बड़ी कंपनी को, जैसे कि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया ताकि वो अपना ऑनलाइन एक्सपेंशन भी आगे फर्दर बढ़ा सके अमेज़न की टक्कर में, तो ऐसे भी एग्जिट मिल जाती है इन्वेस्टर्स को। या फिर अगर कोई स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो जाए और पैसे कमाना शुरू कर दे, तो हो सकता है जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ अपना स्टेक बेच दें
और कुछ उसमें रख लें ताकि फ्यूचर में जो अर्निंग्स होगी उससे वो पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं। जैसा कि हमको लगता है कि बड़े बड़े वीसी फर्म बेवकूफ हैं और ये ऐसे ही अनप्रॉफिटेबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा कोई पागल नहीं होता। जब इतने ज्यादा पैसे कहीं कोई लगाता है तो वो सोच समझ कर ही लगाता है। और एक क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि चलो कोई स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं और फंडिंग उठाकर क्या ही काम करना, पैसे तो आ ही जाने हैं। तो स्टार्टअप्स के जो फाउंडर होते होंगे वो ज्यादा काम करते ही नहीं होंगे उसके बाद। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जो पैसे आते हैं वो कंपनी के अकाउंट में आते हैं और जो टर्म शीट साइन करी जाती है पैसे देने से पहले वो इस तरीके की बनाई जाती है कि उसमें दोनों के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, क्योंकि जब तक वो फाउंडर काम नहीं करेगा तो उसको भी प्रॉफिट नहीं होगा और वीसी फर्म को तो होगा ही नहीं। जैसे कि टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, जैसे लेट से ओयो को अगर कोई फंडिंग मिल रही है तो टारगेट सेट कर दिए जाते हैं कि इतने होटल्स खुलने पर इतना अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा। लेट से 100 करोड़ की फंडिंग है तो 10 होटल आपने अगर खोले तो 20 करोड़ का अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद और 10 खोलोगे तो फिर से 20 करोड़ का अमाउंट रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे स्टार्टअप टू स्टार्टअप और सिचुएशन से रिलेटेड और सिचुएशन के हिसाब से पूरी प्रॉपर टर्म शीट बनाई जाती है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से सारे काम चलते हैं और सब सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हमें लगता ही है, लेकिन जो बिजनेस मॉडल होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे हर स्टार्टअप्स के अलग बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, वीसी फर्म का टॉपिक आपको समझ में आया है नहीं। ऐसी ही स्टार्टअप से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।